बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ रूम में खुशामदीद। मैं हूँ सुमेरा मिर्ज़ा। जी हाँ, मैच की भी बात करेंगे, पहले प्रोग्राम की हेडलाइंस शामिल कर लेते हैं। पाकिस्तान और भारत क्रिकेट के मैदान में आमने सामने। लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। ISPR ने भारतीय चौकियों की तबाही की वीडियो जारी कर दी। हुसैन नवाज की तस्वीर असल या जाली, लीक कैसे हुई? वजीर आजम का दौरा कजाकिस्तान, शंघाई ताउन तंजीम में क्या होगा? क्या कराची में सियासतदानों पर केसेस खत्म होने लगे? गुफ्तगू में साथ देंगे लाहौर स्टूडियो से जनाब आरिफ निजामी साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ हैं इजहारुल हक साहब और खावर घुमन साहब। मैच की बात करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर पाक भारत मैच इस वक्त जारी है। पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है। ये वो मैच है जिसके लिए स्पेशली पाकिस्तानी और इंडियन अपने स्केड्यूल जो है उसको तरतीब देते हैं। जी हाँ, आज वही मैच है और पाकिस्तान की आवाम आज इतनी एक्साइटेड है। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ और मैंने अपने प्रोड्यूसर से ये कह रखा है कि प्लीज़ गाहे बगाहे हमें अपडेट करते रहिएगा। निज़ामी साहब की तरफ चलते हैं। निज़ामी साहब, भारतीय टीम अपनी इनिंग्स खेल चुकी है, पाकिस्तानी बॉलिंग को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो आज का जो मैच है, अगरचे मैं को क्रिकेट का कोई माहिर नहीं हूँ और मैं इतना एक्साइटेड नहीं हूँ जितना आप कह रही हैं, लेकिन देखा मैंने है मैच जो जी जी। दरअसल बात यह है कि पाकिस्तानी टीम के कई मसाइल हैं। एक तो एक इंटरनेशनल क्रिकेट से वो बैन है तकरीबन 10 साल से। बहुत कम क्रिकेट खेलने को मिलती है। फिर पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो एक सियासत का शिकार है। तीसरे ये जो हार्डली जो अभी बैटिंग स्कैंडल आया उसमें कई प्लेयर धर लिए गए हैं। 2 सीनियर प्लेयर बिलाखर मिसबा और यूनुस रिटायर हो चुके हुए हैं। और सबसे बढ़ के ये कि जिस तरह पूरे मुल्क का हाल है, ये PCB जो है इसका हाल भी कोई बेहतर नहीं है। सही। अब वो जो बाबा जी हैं अपने शहरयार खान साहब, वो चिमटे हुए अभी तक अब छोड़ने को तैयार ही हैं। और नजम सेठी कभी इस्तीफे की भी बात की, कभी चीफ एग्जेक्टिव बन जाते हैं, अब फिर दोबारा चेयरमैन बनने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि वो हुकूमत के मंजूर नज़र हैं। और उन्होंने को उम्र भर क्रिकेट खेली नहीं, ना उनको बॉल और बॉलिंग का पता है ना बैटिंग का। तो क्या ये आप और वो लग गए दूसरी तरफ जो PSL जो है, क्योंकि वहाँ बन रहा है माल। सही। तो ये सारी चीज़ में हमारी आज जो टीम थी, अगर आपने गौर किया हो तो लग रहा था कि वो खौफसदा होकर खेल रही है। यानी कि जिस तरह हमारी फौज जो उनको मस्कत जवाब देती है इंडियंस को, हमारी क्रिकेट टीम तो बिल्कुल जिस तरह लेले बने होते हैं। और फिर देखिए कि हमने फील्डिंग कोच रखा हुआ है, फील्डिंग का हाल इतना ख़राब था कि युवराज का कैच जो है वो हसन अली ने 7 रन पे ड्रॉप कर दिया। इसी तरह कोहली का कैच जो है वो आखिर में हमारे जो 12th मैन आए थे उन्होंने जवाब कर दिया। और वहाब रियाज ने कोई मेरे ख्याल से कोई 87 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली। और मेरे ख्याल से अगर आप इस सारी चीज़ों को लें तो कम से कम 50 रन जो हैं वो इस तरह खाए गए। इसके बावजूद हमारी दुआ है कि पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन मुझे लगता है कि प्रेशर के तहत वो अक्सर कोलैप्स हो जाते हैं। और टारगेट तो 320 का, लेकिन अब उसको 324 कर दिया गया। कोई डॉपलर रूल है या क्या, उसके तहत वो बारिश हो गई थी और वो भी 48 ओवरों में। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान को तकरीबन हदफ है 7 रन पर ओवर्स का। सही एवरेज। हम दुआ कर सकते हैं उनके पाकिस्तान जीते, क्योंकि हमारी जाहिर है सिंपथीज जो हैं। लेकिन वो ये शहरयार साहब कहते हैं हर कीमत पर इंडिया से क्रिकेट खेलनी चाहिए, क्रिकेट होनी चाहिए। और वो बिल्कुल कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ, क्योंकि उनका आधा ख़ानदान तो वहीं से, ख़ुद भी उनका तलक भोपाल से है। लेकिन सवाल ये है कि हमने अपना शौक़ पूरा कर लिया क्रिकेट देख के, क्योंकि इंडिया जो है जिन सब डिपार्टमेंट में मैंने बताया आपको, बिल्कुल ठीक है, वो बहुत आगे चले गए हुए हमसे। और आप पाकिस्तान का हाल देखें कि जो ये वनडे इंटरनेशनल की रैंकिंग्स है, इसमें जहाँ बाकी मामलात में बांग्लादेश सबसे सबकत ले गया है,
हम बड़ी मुश्किल से उसके अंदर पहुंचे हैं। बिल्कुल सही कहा। नंबर 8 पे हैं, वेस्ट इंडीज आउट है जी जी, और बांग्लादेश नंबर 7 पे है। लेकिन निजामी साहब फिर भी जिसको हम दुआ है। बांग्लादेश वो था जिसको हम खुद हराते थे, खुद हारते थे कि वो आए, और अब उन्होंने हमें बिल्कुल उल्टे लाइन लगा दी। हमारी तो ये दुआ है कि आज पाकिस्तान जीत जाए। इजहार साहब क्या कहेंगे? बॉलिंग पर थोड़ी बहुत उम्मीद होती है पाकिस्तानी बॉलिंग जो है वो कुछ अच्छी होगी तो हम लोग शायद जीत जाएं, लेकिन आज हमने देखा कि मायूस कुन थी काफी। क्या कहेंगे? निजामी साहब कह रहे थे कि वो माहिर नहीं हैं और ज़्यादा वो एक्साइटेड नहीं हैं। जितनी उनकी मालूमात हैं इतनी मालूमात मेरी होती तो मैं इस वक्त बर्मिंघम में बैठा हुआ होता। अच्छा, ये तो वो जीत होगी या हार होगी ये तो खिलाड़ियों को पता है या कुदरत को पता है, लेकिन मैं इस सारे मामले को एक और एंगल से देखता हूँ। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान और क्रिकेट का मैच हो रहा है, कोई आसमान नहीं गिर रहा, नजरिया पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, हमारे मजहब के में खुदा न खास्ता कोई शगाफ नहीं पैदा हो रहा, हमारी सालमियत उसी तरह बरकरार है। तो अगर क्रिकेट का मैच इंडिया के साथ हो सकता है तो तिजारत क्यों नहीं हो सकती? तो तालीमी वफूद का तबादला क्यों नहीं हो सकता? हमारे यहाँ से बच्चे बीमार होकर वहाँ जाते हैं तो वहाँ भी उससे भी कोई क़यामत नहीं उठती। आप देखिए, चाइना और ताइवान का कितना सख्त वैर है आपस में, उनके ताल्लुकात हैं, चाइना और इंडिया के तजारती ताल्लुकात हैं। और तो और आप देखें, इजराइल के अंदर अरब रियासतों ने इतनी इनरोड्स बनाई हुई हैं खुफिया या छुप कर। एक ज़माने में ये इतला मिली थी कि मराकश के जो बादशाह का जो बॉडी गार्ड्स हैं उनकी तरबियत इसराइल में हुई थी। सही। तो हमें क्रिकेट के साथ साथ जो दूसरे मशागिल हैं, जो दूसरे ताल्लुकात हैं, उन पर भी नज़र डालनी चाहिए। ज़रा सी अगर तिजारत की बात हो तो यहाँ वो दिफाए पाकिस्तान वाले जो हैं वो इतना शोर मचाते हैं। आज तो बड़े मेरे दिल की बातें कर रहे हैं सरबसजूद हो जाती है। सही है जी गुमर साहब, दिल की बातें कर रहे हैं आज तो इजहार साहब कह रहे हो, आप आज उनके दिल की बातें कर रहे हैं। जी गुमर साहब, देखिए वो निज़ामी साहब ने थोड़ा सा सिर्फ इशारा किया, ये ओवरऑल रिफ्लेक्शन है हमारे जो पाकिस्तान के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ना, वो थोड़ा सा कसरे नफसी से काम लिया है। निज़ामी साहब ने ये नहीं बताया कि वो इतने लाडले जो नजम सेठी साहब क्यों बने हुए हैं मोहतरम नवाज शरीफ साहब के। हम वो इमरान खान साहब के 35 पंक्चर वाली बात नहीं करते, वो तो सियासी बात थी, बाद में उन्होंने कहा वो सियासी बात थी, लेकिन कुछ ना कुछ वजह जरूर है कि 3-4 दफा उनको हटाया गया एज ए चेयरमैन पीसीबी, वो फिर वापस आ गए। जब कोर्ट की तरफ से उनके ऊपर बंदिश लगा ली तो फिर उन्होंने वहां पे एक कमेटी बना ली, उस कमेटी के हेड बन गए। अभी भी वो शहरयार खान साहब वो मोहतरम बस वो चलते फिरते ही हैं, वो हेड। सारे का सारा जो निज़ाम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो नजम सेठी साहब के पास है। उनके सारे माली मामला, जिस तरह पीसीएल की बात की निज़ामी साहब ने, वो उस तरफ मालशाल बन रहा है, बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से माल बन रहा है। लेकिन जब वो आज ग्राउंड के अंदर हम देखते हैं ना कि लेवल ऑफ जो कम्पिटिटिवनेस है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वो बड़ा फर्क उसका बड़ा साफ जाहिर है। आप इतने बड़े बड़े आपने हैवी फीसेस के ऊपर कोचेज आप लेके आए हुए हैं, उसके ऊपर आप उनसे काम करवा रहे हैं, फील्डिंग कोचेज हैं आपके पास, बॉलिंग कोचेज है, बैटिंग कोचेज है, लेकिन वही आप पता नहीं वो सिलेक्शन के मसले मसाइल हैं। बैटिंग का जो आजकल वो सारे का सारा तमाशा हम हर रोज़ टेलीविजन पे देखते हैं, वो शर्जील खान कहता है मैंने कुछ नहीं किया, वो लतीफ़ कहता है मैंने कुछ नहीं किया, ये कहते हैं कुछ नहीं आपने किया है। लोगों के सामने कुछ शवाहिद तो रखें, कुछ लोगों के सामने कुछ मालूमात तो रखें कि इन्होंने क्या किया, कुछ नहीं पता। अब वो बिहाइंड द सीन जो स्टोरीज वो यही चल रही हैं कि इसमें कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेवल पे भी किसी ना किसी लेवल पे कुछ इन्वॉल्वमेंट होती है। वो क्या इन्वॉल्वमेंट होती है किसी को कुछ पता नहीं है। टीम थोड़ी सी बनने लगती है, वो इस तरह के वो जो स्कैंडल्स के साए में आ जाती है। बिल्कुल सही। वो यही मामलात है जब तक इसको, जिस तरह देखिए इंडिया के अंदर क्या होता है, इंडिया का जो क्रिकेट बोर्ड है वहां पे प्योर सिलेक्शन, उनके जो बोर्ड्स हैं उनका सिलेक्शन होता है ऑन द इलेक्शन बेसिस। उनके जो रीजनल जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं वहां पे इलेक्शन होके लोग आते हैं, वोटिंग करते हैं, और उनका जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन साहब, ये बात ठीक है, लेकिन अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आपके मुल्क में हमगीर जवाल हो, हर शोबा जवाल पजीर हो, हर जगह अखरबा परवरी और नेपोटिज्म हो, PIA से लेके रेलवे तक और तरक्याती इदारों से लेके स्टील मिल तक। तो इसमें सिर्फ क्रिकेट के लिए फरिश्ते कहाँ से आएंगे? सिर्फ क्रिकेट बोर्ड में कैसे फेयर होगा? जब हर जगह खराब है सूरत हाल, तो क्रिकेट को भी आप उसी तरह लीजिए। तो इजहार साहब कम से कम एक तो इसमें भी हम फार्मूला अपना सकते हैं कि क्रिकेट जिसको आती है उसको उसका बोर्ड का चेयरमैन लगा दे। अगर आपने लगाना ही है कोई मंजूर नज़र,
अब नजम सेठी साहब, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्रिकेट खेली है कि नहीं, निजामी साहब शायद जानते हो, लाहौर में उनमें क्रिकेट मैंने तो कह दिया कि अगर डॉक्टर आसिम साहब पेट्रोलियम के माहिर लग सकते हैं हाँ, तो नजम सेठी भी क्रिकेट पे लग सकता है। बिल्कुल सही जी निजामी साहब। ठीक है जी निजामी साहब। देखें, बात यह है कि जो इजहार साहब ने बात की वो बिल्कुल सही है कि लाइक क्रिकेट लाइक कंट्री, इस तरह मुल्क चल रहा है, जिसके उसके इदारे चल रहे हैं। PIA का उन्होंने जिक्र किया, रेलवे का जिक्र किया उन्होंने, तो मेरिट बेस तो कहीं भी मामला नहीं है। सही है। दूसरे लेकिन ये मैं बड़े मुत्तफिक हूँ उनसे कि हमें टाइज जो हैं वो, जिस तरह उन्होंने चाइना का बड़ा अच्छा मिसाल दी कि दे शुड, असल में चाइना ऐसा मुल्क है जो अपने सिक्योरिटी मामलात को भी मद्देनजर रखते हुए उसकी सारी खारजा पॉलिसी जो वो ट्रेड एंड इकोनॉमिक ड्रिवन है, उसके मफादात के मुताबिक। हमारा जो है वो कुछ थोड़ा सा दूसरा मामला है। लेकिन इंडिया जिस तरीके से पाकिस्तान से डील करता है ना, ये भी मैं अर्ज़ करूँ आपसे, जी जी, बाकी मामलात में उसकी कोशिश होती है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करे। एक क्रिकेट में पाकिस्तान उनका मुद्दे काबिल था, सही, उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय करना था, इसलिए वो पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने को तैयार नहीं। लेकिन आपने देखा होगा वो बांग्लादेश को भी, वहाँ भी हसीना वाजिद जो है वो पिट्ठू है भारत की। बिल्कुल सही। वो जनाब वो कहते हैं, अभी उन्होंने इनकार किया कि हम पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलें, गो टू हेल। और तो और यानी मेंढकी को भी जुकाम हुआ, वो अफगानिस्तान वालों ने कहा कि जी हम पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो ये सारे जो भारत नवाज मुल्क हैं खत्ते में, ये हमारे से क्रिकेट खेलने को तैयार नहीं है। हालांकि अफगानिस्तान को क्रिकेट हमने सिखाई, बांग्लादेश को क्रिकेट हमने बल्ला पकड़ना हमने बताया। तो अगर आप ये सारी बातें लें तो वाकई एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि क्रिकेट को आप पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान में ये इजहार साहब ने कहा कि यार कोई हेवंस विल नॉट फॉल, इजहार साहब ये हेवंस विल फॉल होता ये है कि ये जो स्पोर्ट्स होती है ना, बास आपको पता है वहाँ कत्ल हो जाते हैं फुटबॉल पे, यूरोप के अंदर कई बंदे मारे जाते हैं। ये स्पोर्ट्स जो है ये कौमी हमीयत का निशान भी होता है। और क्रिकेट अगरचे है अंग्रेज़ की गेम, आप कहेंगे यहाँ फुटबॉल और हॉकी को हमें करना चाहिए, लेकिन अगर आप बात लंबी करें तो हम तो माशाल्लाह सारी स्पोर्ट्स में जो जिनमें हम टॉप होते थे, मसलन हम स्क्वाश के अंदर टॉप थे, हम हॉकी के अंदर टॉप थे, हम इसके अंदर टॉप थे क्रिकेट के अंदर। अब टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा बहुत गुजारा कर देते हैं, लेकिन जो जदीद तकनीक है क्रिकेट की उससे हमारी बिल्कुल फरागत हो चुकी है। पाक भारत मैच तो आज हो रहा है नाजरीन, लेकिन अच्छा पे जी घुमन साहब, अच्छा मैं थोड़ा सा वो इजहार साहब जो बात कर रहे थे ना, वो कि इंडिया के साथ ट्रेड जरूर होनी चाहिए, लेकिन इंडिया के साथ हमारा जब से हमारी पैदाइश हुई है 1947 से, वो कश्मीर का जो मामला चल रहा है जिसको हम शहरक बोलते हैं, तो शहरक पे जब आपके दुश्मन ने हाथ रखा हुआ है, आजकल हम देख रहे हैं वहां पे जिस तरह जुल्म और बर्बरियत हो रही है, तो फिर ऐसे हालात के अंदर बड़ा मुश्किल हो जाता है ट्रेड या बात करेंगे। हमारा टॉपिक है आज को साइड पर रखे, चलो ठीक है ब्रेक ले ले, मेरे ख्याल से हम बात कर लेते हैं नाज़रीन के। जिस तरह से पाक भारत मैच हो रहा है उसी तरह से हम देख रहे हैं कि पाक भारत एक जो हम देखते हैं LOC की खिलाफ वर्जी की जाती है, आज फिर खिलाफ वर्जी की गई है, लेकिन पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। और साथ ही साथ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 7 जून को कजाकिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं, जहां पर शंघाई ताउन तंजीम के 2 नए मेंबर जो हैं वो ऐड होंगे। दो नए मेंबर कौन से हैं? पाकिस्तान और इंडिया। चीन तो बड़ा पुरुम्मीद है कि इसके बाद ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। अपने एनालिस्ट से पूछेंगे, उनका एनालिसिस लेंगे कि क्या होगा। ब्रेक के बाद आप ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। निज़ामी साहब, ISPR ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें जवाबी कार्रवाई में भारतीय चौकियां जो तबाह हुई हैं उसके वाज़े मनाजिर देखे जा सकते हैं। भारत बाज नहीं आ रहा। जी हाँ, ये इससे पहले मैं ये वजाहत करना चाहूँगा कि शायद ये तासर मिले कि मैंने कह दिया कि पाकिस्तान हार रहा है। हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं और उम्मीद भी है कि पाकिस्तान जीते इंशाल्लाह। कुछ जुमला कमजोरियां मैंने मिरेकल्स डू हैपन और इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि पाकिस्तान जीते। वो आप आ गई दूसरी बात, निज़ामी साहब को नजर भी मनो, नजर न्याज भी मनो कोई क्या कह रहे हैं? नजर न्याज माने कह रहे हैं। हाँ जी 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 इजहार साहब, ये मैं बात करना चाह रहा था LOC पे जो मामलात हैं जी जी। पाकिस्तान ने उनकी कुछ चौकियाँ तबाह की हैं, उनके कुछ फौजी भी मारे गए। अभी 1-2 रोज़ पहले भारतीय
वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह शायद नाम है उनका, जी राजनाथ सिंह, उन्होंने बड़ा अजीब सा बयान दिया कि जब से हमने वहाँ जाके पाकिस्तान के अंदर जाके हमने वो सर्जिकल स्ट्राइक्स किए जिसको आज तक हम तो कहते ही नहीं किए हैं, तब से इन्फिल्ट्रेशन जो है वो बहुत कम हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ वो यही राग लाते रहते हैं। उन्होंने कहा जी कश्मीर के मामले का हल जरा वो देर पा होगा, हम करेंगे, और वहाँ जो नौजवान हैं उनको पत्थरों की जगह हम भारत की तामीर पे लगाएंगे, कश्मीर के मसले का हल करेंगे, सियासी लोगों को भी करेंगे। फिर ये भी उस हुर्रियत को भी धमकी दे दी है कि जी वो पैसे लेती है पाकिस्तान से। तो ये एक बदतरीन किस्म की कलोनियलिज्म है जो सारी दुनिया में ख़त्म हो चुकी है, लेकिन भारत इसको आगे चलाई जा रहा है। और बदकिस्मती से इस मामले पे हम कोई मौसर, अगरचे इतनी जंगें लड़ी और बड़ा पाकिस्तान का नुकसान भी हुआ है ना। अगर आप सकूत ढाका जो है उसकी अगर आप जेनेसिस तैयार करें पे जाएँ तो वो मसला कश्मीरी है, कारगिल कश्मीर था, बिल्कुल, चाहे वो मुशर्रफ की गलत हिकमत अमली थी जिससे मैं एग्री नहीं करता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी इसका हल जंग तो नहीं है। हम एटमी ताकत है, हमारा ख्याल था इसके बाद भारत इस पर आ जाएगा। अब दूसरी तरफ मुज़ाकरात के ज़रिए अब हमारे वज़ारत ख़ारजा ने कल ही एक उनके स्पोक्समैन तो नहीं कहूँगा, उनके सोर्स ने बताया कि शंघाई कोऑपरेशन की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है 7 जून से जा रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ, 8 से शुरू होगी, वहाँ पे पाकिस्तान को और भारत दोनों को फुल मेंबरशिप दी जाएगी। चीन ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि इस पे इकट्ठे आने से इनके जो कदूरतें ये भी कम होंगी और ये मुज़ाकरात पे तैयार हो जाएंगे। लेकिन हमारे स्पोक्समैन ने कहा कोई प्रोग्राम नहीं है मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात का। बिल्कुल, अगर मोदी और शरीफ की मुलाकात का प्रोग्राम नहीं है तो फिर तो वो मतलब ये जो इतनी स्पेकुलेशन हो रही थी कि साइड लाइन पे होगी। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इसके बावजूद अगर चीन इसके पीछे है तो वो ज़रूर कोई ना कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी के ज़रिए मुलाकात कराएगा। लेकिन एक और बात ज़रा थोड़ी सी मेरे लिए पजलिंग है, मैं गोमन साहब की फेवरेट बात करने लगा हूँ कि ये सज्जन जिंदल जो है, अगर ये इसलिए भी नहीं आया था कि इनकी मुलाकात कराए, कुलभूषण यादव को भी नहीं वो बुझा सका अभी तक, तो वो किस लिए आया था? मेरा तो ख्याल है वो अपने तजारती मफादात के लिए आया था और पाकिस्तान से वो राहदारी चाहता है अपने स्टील के लिए ले जाने के लिए। बाकी पता नहीं और क्या मामला है। ठीक है, एलओसी की चूंकि बात हो रही है तो भारतीय सूरमा जब ओवरकम करने की कोशिश करते हैं तो बारिश आड़े आ जाती है। जी हाँ, तीसरी दफा बारिश हो गई है, लेकिन एलओसी पर भी जब भी भारत अपनी जारहियत दिखाता है तो पाकिस्तान जो है उसकी तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। जी इजहार साहब। मेरा इसके मसले के 3 पहलू हैं जी। पहला तो ये है कि पाकिस्तानी फौज ने बहुत सब्र से काम लिया हुआ था, लेकिन भारत की तरफ से मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही थी, फायरिंग हो रही थी। हमारे 2 सिपाही चंद दिन पहले मारे गए। तो ये जो अब पाकिस्तान ने एक्शन लिया है और उनके 5 फौजी मारे गए हैं, ये पाकिस्तान ने तंग आकर जिद होकर लिया है उनको सबक सिखाने के लिए। बिल्कुल सही। अदरवाइज इंडिया बहुत अरसे से कोशिश कर रहा था मुश्तइल करने की, प्रोवोक करने की। एक तो ये बात है कि हमारी फौज ने बहुत सब्र से काम लिया है, लेकिन सब्र की भी एक हद होती है और ये बड़ा लाजमी कदम था इसलिए कि हिंदुस्तान ये न समझे कि अब हम जो करते रहेंगे हमें जवाब नहीं मिलेगा। सही। दूसरा पहलू इसका यह है कि कश्मीर के अंदर जो शोरिश इस वक्त उठी है उसका कम से कम ये जरूर नतीजा हुआ है कि उन्होंने इसको मसले के तौर पर एज सच तस्लीम कर लिया है। क्योंकि कल उसने जो उनका वजीर दाखिला है राजनाथ या रामनाथ जो भी है, राजनाथ सिंह, उसने ये कहा है कि हम मसले कश्मीर के हल के लिए मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। यानी मसला कश्मीर को उन्होंने एज मसला तस्लीम कर लिया है और इसका क्रेडिट मेरा ख्याल है कि वादी के अंदर जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो वहां के अवाम हैं, निहत्ते अवाम जो गोलियों का मुकाबला पत्थरों से और लाठियों से कर रहे हैं, इसका क्रेडिट वादी के अवाम को जाता है। सही। तीसरा पहलू इसका है शंघाई कॉन्फ्रेंस का, उसमें मुझे एक बड़ा तजाद सा नजर आ रहा है जो बड़ा दिलचस्प पैराडॉक्स है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों मेंबर हो जाएंगे। अच्छा, अब उन्होंने 3 कहा है कि जी जो मेंबर हैं वो उनका ये प्लेज होता है, एक अज़्म होता है कि वो सेपरेटिज्म का मुकाबला करेंगे और एक्सट्रीमिज्म का मुकाबला करेंगे। सही। तो कश्मीर के लोग तो सेपरेट होना चाहते हैं। दूसरा ये है कि मेंबर एक दूसरे के साथ कर दूं आपको जो आपने कहा है
दो चीजें बड़ी दिलचस्प है। इजहार साहब सिर्फ ये भी कहा उन्होंने कि हम मिलकर टेररिज्म का मुकाबला करेंगे। तो पाकिस्तान और इंडिया किस तरह एक्सरसाइज करेंगे मिलके? मुकाबला नहीं करेंगे, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे। ये तो कुछ मुझे मोमल सी बात नजर आई है। जी साहब। जी हाँ, ये इसी तरह है कि जिस तरह कहा जाए कि पोप और इमाम काबा मिलके नमाज पढ़ाएंगे। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो शंघाई कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स हैं वो आपस में उनकी ये शरायत हैं कि म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉमन डेवलपमेंट। तो म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉमन डेवलपमेंट किस तरह होगी उनकी? जिस तरह निजामी साहब ने कहा है कि टेररिज्म के साथ, मैं नहीं समझता कि कॉमन एक उस इदारे के अगर दोनों मेंबर होंगे तो पाकिस्तान इंडिया के जो बाहमी ताल्लुकात हैं दो तरफा बाईलैटरल, मैं नहीं समझता कि उन पर कोई खुशगवार असर पड़ेगा। ठीक है, एससीओ की अगर बात करें तो दूसरी तरफ ये भी है कि कश्मीर के मसले के लिए ये तो तय है कि जंग से नहीं हल हो सकता। हमें इसके लिए बहुत एग्रेसिव, बड़ी जारहाना फॉरेन पॉलिसी तरतीब देना पड़ेगी और पूरी दुनिया में सिफारती महाज पर लड़ाई करना पड़ेगी, जिसका हम में बज़ाहिर दमखम नहीं है। ठीक है, ये बात तो अब बड़ी पुरानी हो गई है कि वज़ीर दाखिला नहीं है, लेकिन हमारा फॉरेन ऑफिस भी इस मामले में कोई इतना ज्यादा चाबुकदस्त नहीं है, उसकी कारकर्दगी काबिल रश्क नहीं है। ठीक है घुमन साहब, एससीओ की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या ये दोनों ममालिक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में काम कर सकेंगे? क्योंकि आपने देखा है एलओसी पर जो सूरत हाल है। ये पहले थोड़ा सा एलओसी पे बात कर लें। देखिए जो कश्मीर का मसला है, मसला तो वो जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पड़ी हुई है, मसला तो पहले दिन से कश्मीर मसला रहा है और मसला रहेगा जब तक ये हल नहीं होगा, वो माने या न माने। अब वो कश्मीरी इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं कि मसला है, वो अपने हिसाब से कह रहे हैं कि मसला है, हम जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट वहाँ पे चल रही है उसको किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि ये बायलैटरल मामला है, मसला है जिसमें पाकिस्तान के भी कुछ उसमें स्टेक्स हैं। अगर ये मान लें तो फिर तो ये मसला ही हल हो जाए। लेकिन ये है कि बिल्कुल इजहार साहब ठीक कह रहे हैं, कश्मीरियों की अपनी जद्दोजहद जो है वो रंग ला रही है और जब तक ये मसला हल नहीं होगा, देखें इंडिया के साथ हमारे मामला क्यों उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकते जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता। पाकिस्तान का जब बच्चा पैदा होता है उसको ये पढ़ाया जाता है, ये सिखाया जाता है कश्मीर आपकी शाहराग है। जिस तरह मैं पहले बात कर रहा था, जब शाहराग पे आपके दुश्मन के ने हाथ रखा हुआ है तो उसको जब हल नहीं करेंगे, वो हल कोई भी हो, वो उसका इंटरनेशनल कम्युनिटी उसमें इन्वॉल्व हो, हम बायलैटरल बैठ बात कर लें। हमने देखा दूसरी जंग अजीम के अंदर लाखों की तादाद में वहाँ पे लोग उजमा मौत के गार्ड उतार दिए गए वहाँ पे। उसके बाद किसी मौके के ऊपर फिर वहाँ पे मुआलिक ने देखा कि यार जब तक बैठ के बात नहीं करेंगे अक्रॉस द टेबल मामला हल नहीं होंगे। आजकल शेंजन वीज़ा है, एक वीज़ा लें पूरे यूरोप में आप घूम फिर सकते हैं। 1940 से पहले ये मुमकिन ही नहीं था। तो ये किसी लेवल पे हमें सोचना पड़ेगा। जहाँ तक बात करें आप शंघाई कोऑपरेशन की, देखें जो चाइना है वो उनकी सिमत बड़ी दुरुस्त है। वो अपने कारोबार को कारोबार के लिहाज से डील करते हैं। वो इसमें पाकिस्तान को और इंडिया को उसका मेंबर बना के तो अपने उनके जो माली मामलात हैं, जो उनकी जो मार्केट है उसको एक्सपैंड करेंगे। जिस तरह हमारे मुल्क में वो सीपैक लेके आए हैं, तो वो उसमें उनको बिल्कुल उनमें कोई शकूक शबात नहीं है। जहाँ तक वो चाइनीज़ गवर्नमेंट का कोई नुक्ता नज़र है वो कोशिश करेंगे। लेकिन जहाँ तक ये बात हुई हमारे वो जो वजारत हारजा के तर्जमान की मुलाकात को कोई चांस नहीं है, तो हमेशा मैं तो उल्ट लेता हूँ कि ये इन्होंने कहा कि मुलाकात के चांस हैं सऊदी अरेबिया में ट्रंप के साथ, तो वो मुलाकात नहीं हुई। अब कह रहे हैं मुलाकात के चांस नहीं है। तो निजामी साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि अगर बुलाया है इंडिया और पाकिस्तान दोनों को, तो हो सकता है चाइनीज साइड लाइन पे कहीं ना कहीं को मुलाकात करवा लें। तो हमारे वजारत हारजा के आजकल जो कहते हैं उसके काम हमेशा सारे उल्ट ही चल रहे होते हैं। ठीक है निजामी साहब, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ घुमन साहब, मैं एक और पहलू से बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पे जो मेरा ख्याल है मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो इम्पोर्टेंट मुलाकात है जी वो प्यूटन के साथ है। सही है। अभी मोदी साहब गए थे मॉस्को, उन्होंने कश्मीर पे बड़ी कोशिश की उनकी हिमायत लेने की, उन्होंने गोल मोल बात की। ये उन्होंने ज़रूर कहा कि भारत हमारा बड़ा पुराना दोस्त है, ये है वो है। लेकिन मैंने उनको बड़ी तशवीश है पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो पहले जैसी सरदमेरी थी। आफ्टर ऑल जो इंडो सोवियत ट्रीटी थी उसके नतीजे में पाकिस्तान टूटा था। लेकिन अब दुनिया बदल गई है और मेरा ख्याल है कि हमें अमेरिका की भी शायद थोड़ी बहुत नाराज़गी जो आगे भी क्या अमेरिका में दे रहा है, हमें रूस के साथ अपना मामलात जो हैं वो दुरुस्त करने चाहिए। और उम्मीद है कि इस मौके पे कोई बायलैटरलिज्म के हवाले से कोई अच्छी बात जो है वो रूस से होगी। जहाँ तक ये राजनाथ साहब के बयान का इजहार साहब जिक्र कर रहे थे, इसमें जान नहीं है, क्योंकि वो सारा कुछ एक ही तनाज़र में करते हैं।
कि जी हमारा अटूट अंग है भारत का कश्मीर जो है, अगर ये बात वो छोड़ दें फिर तो पाकिस्तान से बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं। चले छोड़ें पाकिस्तान को, आप हुर्रियत को एंगेज कर लें। बिल्कुल सही, ठीक है ना। वो फारूक अब्दुल्ला जैसा जो मैं कहूँगा कि वो टाउट जो है एक भारत का वो पिट्ठू, वो भी ये कहने पे मजबूर हो गया कि जी पाकिस्तान से बात करें कश्मीर पे। बिल्कुल सही। लेकिन मैं ये कहता हूँ यार पाकिस्तान से बात करने के पहले आप कश्मीरी लोगों से बात करें, यानी जहाँ वहाँ बच्चे मर रहे हैं और वो पत्थरों से इनका मुकाबला कर रहे हैं, और ये लोग जो इनके जो मेजर हैं वो जीप पे बच्चों को बांध के तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इतनी बुज़दिलाना हरकत जिसपे आर्मी चीफ ने उनको इनाम दिया। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद आएंगे वापस तो बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत पर। कभी पनामा लीक्स, कभी डॉन लीक्स और अब तस्वीर लीक। जी हाँ, ये उसी तस्वीर की बात हो रही है जो आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। न्यूज़ रूम में जो इस टॉपिक पर बहस होगी वो ये होगी कि आया ये तस्वीर असल है या जाली है। फिर ये कि इस तस्वीर से के हवाले से कोई तायीद या कोई भी तरदीद सामने नहीं आई है। फिर ये कि ये तस्वीर लीक करने का आखिर मकसद क्या था, और आखिर में ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके सर पर आती है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। निज़ामी साहब, हुसैन नवाज़ की जो तस्वीर लीक हुई JIT में तफ्तीश के दौरान, क्या समझते हैं क्यों लीक की गई? तो सही ना। जी बिल्कुल, वो मैं प्रोड्यूसर से कहा वो दिखा रहे क्यों लीक हुई और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए अली अदर ज़ादी साहब जो हैं ये PTI के रहनुमा, जैसे अपनी उन्होंने ट्विटर हैंडल पर लिखा हुआ है, वो कहते हैं कि ये लाइव TV पर दिखानी चाहिए ताकि लोगों को पता लगे कि JIT में हो क्या रहा है। सही। और ये जो मोटू गैंग है यानी नवाज शरीफ के तर्जमान है, ये जो उनको कम से कम इबरत होगी और वो जो क्रैप यानी जो बकवास मीडिया पे करते हैं वो नहीं करेंगे। ये बड़ा ही मेरे नज़दीक बड़ा नागवार किस्म का की डेवलपमेंट है। अगर ये तस्वीर तो असली है, बड़े लगता है कि हसरत व यासियत के अंदाज में बैठे हुए हैं, बरखुरदार, कुछ कहते हैं कि इंतजार के टाइम की ऐसे लग रहा है जिस तरह कोई उनको थाने में तलब किया हुआ है। जी जी, खुदा ना खास्ता ऐसी बात नहीं है अगरचे, लेकिन चले जो भी है, बात यह है कि मेरे नज़दीक जो मैं पहले भी प्रोग्राम में कहता रहा हूँ कि ये दोनों तरफ के जो तर्जुमान हैं और ये जो मोर लॉयल देन द किंग लोग हैं जो डेस्परेट है, PTI डेस्परेट है कि नवाज शरीफ शुड बी कन्विक्टेड। नेचुरली नवाज शरीफ की कोशिश होगी को बच के निकल जाए, लेकिन इस वक्त अगर मामला एक JIT की तरफ है और JIT पे जो शरीफ फैमिली के एतराज़ात थे उनको कल उनका जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का ख़ुसूसी बेंच का, उन्होंने उसको रद्द कर दिया। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब हमें JIT पे पूरा एतमाद है, और ये तस्वीर से भी ये लग रहा है कि उनकी बड़ी ग्रिलिंग हो रही है, और वो कह भी रहे हैं कि जी हमें 10 घंटे को 14 घंटे को 16 घंटे और वगैरह वगैरह। तो मकसद है कि अब हमें किस चीज़ का डर है, हमें इंतज़ार करना चाहिए, थोड़ा सा सब्र करना चाहिए कि जनाब ये JIT अपनी रिपोर्ट देगी, या मियाँ नवाज शरीफ क्विट होंगे या कन्विक्ट होंगे, सही, वो या उनकी फैमिली, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये इस किस्म की हल्ला गुल्ला करने से, तस्वीरें लीक करने से, एक दूसरे का गाली गलौच करने से, ख़ास तौर पे हुकूमत के जो तर्जुमान हैं बाज़, वो भी इंतहा कर देते हैं। ये आज जो है ये भी आपके सामने ही है। तो मसला जो है वो सियासी जमातों को इस गालम गलोच की बजाय अब इलेक्शन का साल है, सही, अपने मामला ठीक करना चाहिए। इसीलिए तो वो कर रहे हैं। मसलन कल वो अहमद बरखुरदार है, अहमद सईद किरमानी जो यूब खान के तर्जुमान होते थे, आसिफ किरमानी साहब, अब वो फरमाते हैं कि जी वो भुट्टो साहब की, बेनज़ीर भुट्टो के कातिल जो हैं वो इनको पता है कौन है। सही। वो भाई अगर पता है अल्लाह के बंदो आपकी हुकूमत है, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं 2 दफ़ा पकड़े उनको, लेकिन कोई अजीब किस्म की नैरेटिव बनती जा रही है। और पीपल्स पार्टी का अपना यह हाल ये है कि वो बजाय धुआंधार बयान दे रहे हैं, ज़मीन उनके नीचे सिरकती जा रही है। उनके कुछ लोग जो रह गए थे वो भी PTI में जा रहे हैं, उनको तो इलेक्शन में टिकट होल्डर नहीं मिलेंगे, और जो मिलेंगे पिछले इलेक्शन की तरह अगर ये हाल रहा तो उनकी ज़मानतें जब्त हो जाएंगी। खान साहब की पार्टी में भी बड़े मसाइल हैं ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है, वो मुतमिन नहीं है कि 2013 के इलेक्शन जो है वो धांधी ज़दा थे, जिस तरह अभी गोमन साहब ने नजम सेठी का जिक्र किया, लेकिन इसके बावसूफ अपने मामलात जो हैं
वो इनको इलेक्शन के हवाले से बिल्कुल ठीक करने चाहिए। ठीक है। और ये मामला जो है ना, अब ये सड़कों पे नहीं हल होगा, या अदालतों में चला गया, इस मामले में आगे चलना चाहिए। ठीक है। इजहार साहब क्या कहेंगे? जैसे निजामी साहब ने कहा हुल्लड़बाजी हो रही है, किसी को चूहा कहा जाता है तो किसी को रंगबाज कहा जाता है, क्या कहेंगे? मेरे नज़दीक ये तस्वीर दिखाना या इस किस्म की कोई तस्वीर दिखाना, चाहे किसी पार्टी से मुताल्लिक हो, किसी फरीक से, मैं समझता हूँ कि मतानत के और शाइस्तगी के ख़िलाफ़ है। और ये एक किस्म की ऊंची हरकत है जिसने भी इसको लीक किया है, और इसको फिर हाईलाइट करना, जिस तरह कलाम पाक में फरमाया गया है कि वैदा मर्रू बिल्लग़्व मर्रू किरामा, कि ऐसी चीज़ों से चुप करके मतानत से गुजर जाया करें। ये नहीं है कि ये प्राइम मिनिस्टर के साहबजादे हैं। इसलिए देखे, कोई भी पाकिस्तानी शहरी जो है वो अपने हैसियत में एक इज्जत और तौकीर रखता है। किसी को भी इस तरह दिखाना शाइस्तगी के खिलाफ है। अब जहां तक सियासी पार्टियों का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूं कि हम एक तरफ तो मैच्योर हो रहे हैं, इर्तिका की तरफ जा रहे हैं कि हमारी लड़ाई अदलिया में चली गई है, बजाय इसके कि मैदानों में डंडों के साथ हो। लेकिन दूसरी तरफ हमारी सियासी पार्टियां जो हैं, उनका सफ़र जो है वो रिग्रेसिव है, वो उल्टा हो रहा है, वो रजत कहकरी कर रही हैं, और इतनी वो उनका मुब्तज़ल इब्तिज़ाल पजीर और इतना गैर शाइस्ता उनका रवैया हो रहा है। और आम कारकुनों का भी, यानी PTI के कारकुन जिस तरह बिफर जाते हैं, जज्बात में बह जाते हैं, नून लीग जिस तरह गुल्लू भट्ट है, पीपल्स पार्टी के लोग जिस तरह, मैं समझता हूं कि अवाम से ज्यादा हमारे जो सियासतदान हैं, उनके लिए कोई ऐसी एकेडमी होनी चाहिए, कोई ऐसा इदारा होना चाहिए कि वो कुछ सीखें, शाइस्तगी सीखें। ये जो तस्वीर है, एकेडमी की तरफ तो नहीं इशारा कर रहे आप? इजहार साहब, आप मिलिट्री एकेडमी की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे? होना तो ऐसा ही चाहिए कि इनको जंजीरों से बांध कर बिठाया जाए और इनको सबक पढ़ाया जाए। अब ये जो तस्वीर है, ये कौमी तो सतह पर हमारा क्या एक माइंडसेट जाहिर कर रही है कि हम किस किस्म के ऊंचे हथकंडे करने वाली कौम है। हमारे सियासतदानों को सबक सीखना चाहिए। उन्हें यह पता होना चाहिए कि आवाम, खास तौर पर मिडिल क्लास, खास तौर पर शहरों और कस्बों की मिडिल क्लास, उन पर हंस रही है। और ये अक्सरियत ऐसी है कि जो इलेक्शन के दिन जाते भी नहीं है। यार, ये लोग हैं जिनको अगर निजामी साहब की या घुम्मन साहब की अपनी फैक्ट्री हो, तो इन लोगों में से किसी को ये मैनेजर छोड़कर डिप्टी असिस्टेंट मैनेजर भी ना लगाएं। इनको अपना तालीमी मेयार ऊपर करना चाहिए और इनको अपनी ज़हनी सतह बुलंद करनी चाहिए। इनकी ज़हनी सतह बहुत पस्त है। ठीक है। घुम्मन साहब, कोई तायीद, कोई तरदीदी बयान सामने नहीं आया, ना गवर्नमेंट की तरफ से, ना JIT की तरफ से। इस चुप को क्या समझा जाए? एक तो पहले करेक्शन करना है, ये इजहार साहब की ख्वाहिश है कि हमारी फैक्ट्रियां हों, हमारी फैक्ट्रियां हैं नहीं है फिलहाल। मैंने अपना नाम नहीं लिया। अच्छा सुमेरा, इसको जरा थोड़ा सा ना डिफरेंट एंगल से देखे। मैंने जब ये तस्वीर आई तो इस पर थोड़ा सा काम किया है, मैं रिपोर्टर हूँ, थोड़ा सा देखने की कोशिश की है कि असल मामला क्या है। सही। देखें, एक पैटर्न नजर आता है। जब ये कमेटी अपना काम शुरू करती है, उसके बाद पैटर्न देखें क्या आता है। पहले पैटर्न ये आता है, तारिक शफी साहब जब होके आते हैं, उसके बाद वो एक स्टेटमेंट देते हैं। उस स्टेटमेंट को बेस बना के सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतराज़ात कर दी जाता है इस कमेटी के ऊपर कि इसके 2 मेंबरान हैं। एक कमेटी के मेंबरान की बेगम का PTI के साथ रहा है को ताल्लुक, दूसरों का पाकिस्तान मुस्लिम लीग Q के साथ रहा है। लेकिन वो इतराज़ात मुस्तरद हो गए। व्हाट्सएप बेस्ड स्टोरी आती है जी 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 उसके बाद व्हाट्सएप एक स्टोरी आ गई। व्हाट्सएप की स्टोरी को बेस बना के अभी भी आज की तारीख में भी कॉलम्स लिखे गए हैं, एडिटोरियल लिखे गए हैं कि उस पर तहकीक होनी चाहिए। लेकिन उस पर तहकीक ये भी होनी चाहिए कि व्हाट्सएप की स्टोरी को किसने उसकी टेपिंग की, किसने उसके कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी से इन्वॉल्व हैं, जो बाद में सारा वो डॉक्यूमेंट्स रिलीज किया गया। ठीक है। अब आज की तस्वीर का मामला है ना, देखें सुमेरा, ये वहां पे जो CCTVs लगे हुए हैं, उनके जो कमेटी के मेंबरान में उनका कोई कंट्रोल नहीं है। वो आता है जुडिशल अकेडमी का कंट्रोल, और वो पाकिस्तान जो इस्लामाबाद की जो पुलिस है उसके अंदर वो CCTV कैमराज आते हैं। एक जो स्टोरी चल रही है इस्लामाबाद के अंदर, ये जानबूझ के स्टोरी लीक की गई है फर्दर टू ये जो सब्सटेंशिएट करना है इस आर्गूमेंट को कि ये कमेटी को और ज्यादा मुतनाज़ा बना दिया जाए, ताकि कल कलाम को अगर कमेटी को फैसला देती है तो ये कहा जाएगा, जिस तरह आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने डिमांड किया है कि हमें बताया जाए कि ये तस्वीर किसने लीक की है। बिल्कुल बताया जाना चाहिए कि किसने लीक की है और वहां से कैसे रिकॉर्डिंग उसकी कौन कर रहा था। उसमें अगर गौर से देखें, वहां पे CCTV कैमरा का लगा हुआ है। और एक और आपको खबर देता चलूं, आने वाले दिनों के अंदर इस कमेटी के ऊपर एतराजात इस लेवल के चले जाएंगे, हो सकता है शायद ये बाइकआउट ही कर दें। इस कमेटी के सारे मामले को बहुत ज्यादा जो है ना मुतनाज़ा बनाने की कोशिश आने वाले दिनों में और ज्यादा होगी। और मुझे नहीं लगता
हुकूमत वक्त से इस कमेटी को आराम से काम करने देगी। जी साहब, इस पे मेरा सिर्फ एक मुख्तसर सा कमेंट है जी जी कि अली जैदी साहब तो इनके अपने आदमी है ना, पीटीआई के गोवन साहब, इसका मतलब है कि वो मुतनाज़े खुद ही बना रहे हैं। सर मैं पीटीआई का बात सुना ना खबर से, मुझे बताया कि वो मुतनाज़े तो फिर पीटीआई बना रही है, उनके मफाद में किस तरह फिर ये करने को, मतलब हर चीज़ जो है वो हुकूमत के पर मर्द देना, उसको बाद चीज़ों पे हमें गौर भी करना चाहिए कि क्या हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि सीसीटीवी के अलावा जो पूरी प्रोसीडिंग्स हैं उसकी फिल्म बनती है सही, और उस एरिया को यानी जो गुज़श्ता हेयरिंग हुई है वहाँ से को बिल्कुल कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था, वहाँ मीडिया भी नहीं जा सकता था सही। तो मेरा ख्याल है कि JIT जो है उसको कह देना कि जी वो दे आर एब्सॉल्व्ड ऑफ ऑल ब्लेम, ये उनका काम है बिल्कुल कि देखें जुडिशरी का काम है जिस तरह का जब उनके सामने को मुल्ज़िम पेश होता है जी बिल्कुल, तो उसका ठट्ठा ना उड़ाया जाए। सही, ठीक है जी। इसी तरीके से ये JIT की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस बारे में जो खुसूसी बेंच बनाया गया कि इस किस्म की हरकत जो है वो नहीं होनी चाहिए। गुमन साहब शार्प कमेंट कर दीजिए, फिर ब्रेक की तरफ जाना। ये मैं शार्ट कमेंट करता जाऊँ। देखिए निज़ामी साहब, ये हसन और हुसैन जब पेश होके आए, तारक शफी पेश होके आए, बाहर आके उन्होंने बयानात दिए, मीडिया को कहा कि हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, लेकिन कमेटी के हाथ और मुंह बंधा हुआ है, वो कोई ऐसी बात नहीं कर सकते कि ये बता सकें कि हम बड़े तरीकाकार हमें बताया गया। सुप्रीम कोर्ट का हाथ तो नहीं बंधे हुए ना, वो तो यहाँ तक कह दिया कि आप माफिया को रिप्रेजेंट करते हैं, एडवोकेट जनरल जब आप JIT मेंबर्स को ये कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं, तो अब ये है कि जब तक वो बयान नहीं देंगे अपनी साइड की स्टोरी, मजाक बन गया। मुझे भी कमेंट करने दें। जी जी प्लीज यार साहब, मैंने कमेंट करना है इस पर शॉर्ट। जी जी कीजिए जनाब हजूर वाला। मेरा ये ख्याल है और मेरा ये कयास है कि जिस तरह हम सब लोग जो हैं शाइस्ता और संजीदा लोग इसको नापसंद कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि JIT और सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर भी नापसंदीदगी का इज़हार किया गया होगा और हो सकता है कि वहां इसकी तफ्तीश हो रही हो और इसको देखा जा रहा हो कि किसने लीक किया है, क्योंकि JIT को ये भी तो फिक्र होगी ना कि कहीं हमारे मत्थे न लग जाए। तो मेरा ख्याल है कि वो आइंदा इसका सद्देबाब करेंगे और उन्हें करना चाहिए। ठीक है निज़ाम साहब, आप कर दीजिए कमेंट। मेरा ख्याल है कि सैटरडे को भी छुट्टी थी जी जी, लेकिन आज तो बिल्कुल ही इतवार या मैच देख रहे थे लोग या हुकूमत वैसे ही कुछ सोई हुई होगी। कल जब JIT इन सेशन होगी इंशाल्लाह और सुप्रीम कोर्ट भी होगा, ठीक है, इसमें चीजें क्लियर हो जाएंगी, यकीनन होगा। और एक और चीज आएगी, वो भूल गए आप, मैं उसी का करके फिर आगे जाना चाहूँगी। निहाल हाशमी जो है उनका मुकदमा भी कल लगना है, बिल्कुल देखिए कि उनको क्या सजा मिलती है। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं। इसके बारे में मुझे एक दिलचस्प चीज बतानी है, हम ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। इस पर ये भी बात करेंगे कि अटॉर्नी जनरल ने फौजदारी मुकदमे की कार्रवाई का भी आगाज किया है। ब्रेक पर जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कराची की सूरत हाल पर भी बात करेंगे। फारूक सत्तार को जो कि 28 मुकदमात में मुलविस है, उन्हें जमानत उनकी मंजूर हो गई है। बैकग्राउंड स्टोरीज क्या हैं, बैकग्राउंड क्या है उन तमाम मुकदमात का, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। निज़ामी साहब, निहाल हाशमी भी कल अदालत में पेश हो रहे हैं और साथ ही साथ फारूक सत्तार को भी जमानत मिल गई है। ये भी सुना है कि हमारे अटॉर्नी जनरल ने लिखा कि निहाल हाशमी को वहाँ को फौजदारी का मुकदमा भी कायम किया जाए सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। जी जी। अब ये भी इस मसले में भी मेरा ज़रा नुक्ता नगाह थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अच्छा, कि बड़ी ज़्यादती की निहाल हाशमी साहब ने, ये वो है, लेकिन लाइक एनी वन एल्स ही इज एंटाइटल्ड टू अ फेयर हियरिंग। सही। अब उनको ये फेयर हियरिंग जो है सुप्रीम कोर्ट से मिलनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि उनको जो अंडर द लॉ जी 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 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में जितनी सज़ा हो सकती है वो दें। सही। फ़र्ज़ करें या उससे कम दें या उनकी जो अपॉलॉजी है जी जी उसको एक्सेप्ट करने ही रास्ते हो सकते हैं। इन तीनों में से कोई चीज़ हो सकती है। मुझे इसलिए थोड़ा सा इल्म है कि मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कई केसेस भुगत चुका हूँ। मैं एक दफ़ा इस मामले में जेल भी काट चुका हूँ। अच्छा। तो मुझे मालूम है कि ये उस ज़माने में ज़रा कानून ज़्यादा सख्त था। तो ये तो अनदर इशू जिसको अब अदालत के पास है और उसको उसका फैसला करना चाहिए। आपने कराची का जिक्र किया कि फ़ारूक सत्तार साहब की ज़मानत हो गई है 8 तारीख तक, और वहाँ कई और भी हैं। उज़ैर बलोच का भी मामला चल रहा है, वो भी JIT बनी थी। डॉक्टर आसिम पे 2015 में बनी थी JIT।
सौलत मिर्जा, फिर सानिया बलदिया टाउन, ये कई JLTs बनती रही हैं, लेकिन ये मैं वाजे कर दूं कि ये JLT का जो है ना, है तो जॉइंट इन्वेस्टिगेटिव टीम जी जी, लेकिन ये JLTs जो हैं ये मिसनोमर है, यानी ये मुख्तलिफ है JLT जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से मिली है। ऐसी JLT पाकिस्तान में कभी नहीं बनी। ठीक है, उसमें एक ये है, दूसरा ये है कि इसमें मुलजिम जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और उनकी फैमिली। ठीक है, जो ये JLTs हैं ये उससे डिफरेंट है। इसलिए बनानी पड़ी कि वहाँ पे रेंजर्स मौजूद है, ठीक है, ठीक है, वहाँ पे FIA मौजूद है, वहाँ पुलिस पोलिटिसाइज्ड है। बिल्कुल ठीक होगा। इन तीनों सिक्योरिटी इदारों और उनको अगर कोई फौजी इदारे बीच में लेने होते हैं तो इसको मिला के जॉइंट इन्वेस्टिगेटिव टीम। ठीक है, इजहार साहब, अगर कराची की सियासत पर बात की जाए तो क्या रीजंस हो सकती हैं? ये JIT जो है इनका पॉजिटिव आउटपुट जो भी आउटपुट है वो सामने क्यों नहीं आता? कोई नजरिया ज़रूरत है या पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होती है? उससे पहले मैं हाशमी साहब के बारे में बात करना चाहता हूँ। हमारा जो अखबार है रोजनामा 92 उसके कालम निगार हैं आसिफ महमूद। तो उनका जो आज मजमून है वो बड़ा रिवीलिंग है। उन्होंने उसमें लिखा है कि अहमद रज़ा कसूरी साहब ने इनको बताया है कल परसों कि सज्जाद साहब जब चीफ जस्टिस थे, सज्जाद अली शाह, तो उनके खिलाफ एक जिस गुमनाम वकील ने पिटीशन दी थी और उसके बाद वो सारा केस चला था, वो गुमनाम वकील उस वक्त भी निहाल हाशमी साहब ही थे। ठीक, एक तो ये उन्होंने लिखा। दूसरा, उन्होंने गौर अयूब साहब की किताब से बड़े एक दो दिलचस्प इक़्तिबासात दिए। जो निज़ामी साहब ने तो वो किताब पढ़ी होगी, वो ग्लिम्पसेस इनटू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, के गौर अयूब साहब गाड़ी में जब जा रहे थे वज़ीर आज़म के साथ, तो वज़ीर आज़म साहब ने उनके हाथ रख कर कहा घुटने पर कि मुझे कोई ऐसी तरकीब बताइए कि मैं सज्जाद अली शाह को एक दिन के लिए जेल भेजूं। खैर, ये मजमून पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है आज का, लेकिन ये जो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा है फौजदारी मुकदमे का, मेरा ख्याल है ये उसी मुहिम का हिस्सा है ताकि ये साबित किया जाए कि उनको सजा दी जा रही है और पार्टी ने इसको बहुत सीरियसली लिया है। ठीक है। अब कराची के जहां तक मामलात का आपने जिक्र किया है, तो कराची के मामलात बड़े टेढ़े हैं। आप डॉक्टर आसिम साहब का मुकदमा देखें, उसके बाद आप शर्जील साहब का मुकदमा देखें, सही, उसके बाद आप MQM का माजी देखें। अगर कराची में इंसाफ हो, अगर कराची में सही तौर पर अदालत लगे और पुलिस डीपोलिटिसाइज होकर काम करे, तो MQM के और ये जो पीपल्स पार्टी का अस्करी विंग है लियारी वाला, इनके तो शायद ही कोई लोग जेल से बाहर हो। ठीक है, ठीक है। मैं नहीं समझता कि ये इस किस्म की JIT से कराची का मसला हल हो जाएगा। ठीक है, नहीं होगा। कराची में पूरा एक इंसाफ चाहिए और एक इंसाफ का पूरा इंसाफ चाहिए। ठीक है जी, जी गुमर साहब, आप क्या कहेंगे? किसी लिहाज और रू रियायत के MQM हो या मजहबी पार्टियां हो या पीपल्स पार्टी हो, सबको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है जी गुमर साहब। जी, वो हाशमी साहब का, वो निज़ामी साहब, उनके साथ उनको जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के साथ साथ उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को ये भी कहा था कि बच्चों को मारने की धमकी के उसके पस मंजर में कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी बनती है तो उसका भी बताएं कि कौन कौन से एक्ट लगते हैं। अगर तो आइन और कानून की अमलदारी हुई तो फिर लगता है हाशमी साहब लंबे जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपको पता है सियासत, लेकिन गोमन साहब इस पे अमलदारी होती है। ये तो आप देखते हैं, आप शुक्र करें कि आप हाशमी साहब के साथ क्या ऐसी जनरेशन में पैदा हुए हैं जहां हम ऐसी बात कर सकते हैं। एक मौका ऐसा था कि जब को केसेस चल रहे होते थे अदालत में, तो बतौर सहाफ़ी मैंने कई दफ़ा सुप्रीम कोर्ट कवर भी किया। सही। जब तक रजिस्ट्रार हमें ये प्रेस रिलीज या कोई बता नहीं देता था कि ये पॉइंट्स दे रहे हैं, हम खबर नहीं दे सकते। सही। और अब ये हाल है कि हम हमारे लिए टीवी पे सब कुछ फ्री फॉर ऑल है, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए। लेट द जुडिशरी लेट विजडम डिसाइड। देखें, अगर तो हम चाहते हैं इस मुल्क के अंदर जमहूरियत हो, तो जमहूरियत में सर ये लड़ाई झगड़े चलते हैं, लड़ाई झगड़े भी चलते हैं, कवर भी होते हैं। साउथ कोरिया हम देखते हैं, ये अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कराची केसेस पे बात कर लेते हैं क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। गुथम गुथा होते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, लेकिन आइन और कानून की अमलदारी होती है। कराची के अंदर JIT, एक शॉर्ट कमेंट सुमेरा, कि कराची के अंदर जितनी JITs बनी है वो सारे का सारा ये सियासत की नजर हो गई है। तो मेरे ख्याल में आप सियासतदानों को समझ आ जानी चाहिए कि अब लोग देख रहे हैं, मीडिया देख रहा है, तो इस तरह की जो सियासी मसलत पसंदी है इससे बाहर निकल के अगर कोई कसूरवार है तो सजा मिलनी चाहिए। ये दर्जनों के हिसाब से JIT से काम नहीं चलेगा, वो आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है। मुझे शॉर्ट कमेंट एक करना है जी प्लीज। वो ये कि हमें ये मालूम हुआ है कि आरिफ निज़ामी साहब बड़े अच्छे रिपोर्टर रहे हैं और सहाफ़ी, और ये इन्होंने आज बताया है कि ये जेल में भी गए हैं। तो अच्छा रिपोर्टर होने के लिए तो ये अच्छी क्वालिफिकेशन है, और घुमन साहब यंग आदमी हैं, एस्पायर कर रहे हैं, इनके लिए भी कुछ इस किस्म का ये आप घुमन साहब को अंदर कराना चाहते हैं? कोशिश कर रहे हैं रोजाना की बुनियाद पे। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे तीनों एनालिस्ट का। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। सुमेरा मिर्जा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
है